गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बीबीटी थ्योरी की जो है वो आपको पोस्टुलेट्स करवाए थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो आई होप कि आपने वो रिवाइज़ किए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि कैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इससे पहले वाला लेक्चर आप बिल्कुल लास्ट में देखें अगर आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिवाइज करनी है कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली आपको यही बोलती है कि किसी भी मेटल के जो बैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको मालूम है कि उनका जो बैलेंस शेल होता है वो क्या होता है। उनका बैलेंस शेल होता है n-1d। ठीक है, ns। ठीक है, ये इनका बैलेंस शेल होता है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो जो आउटर शेल होता है जैसे n-1d और जो ns होगा मतलब nth क्वांटम नंबर के जो ऑर्बिटल होंगे ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, तो बैलेंस शेल थ्योरी ने आपको यही बताया था कि ये आपके पास जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इसने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि पहले ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। ठीक है, और फिर उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एक डेफिनेट शेप ज्योमेट्री होगी और उन ज्योमेट्री उस जो आपके पास जो ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिडाइज्ड उनमें लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, तो वो उस थ्योरी को मैं अप्लाई करता हूँ, तो पहले वो रिवाइज करना। ठीक है, फिर जो है वो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा विद फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है वो हम सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो आपकी जो बुक है उसमें भी आपको जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही सबसे पहले जो है वो इसकी एप्लीकेशन दी हुई है। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से इसमें कॉम्प्लेक्स लिए, तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपने अप्लाई करना जो है वो इसमें सीखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करने से पहले मैं आपको एक बात जो है वो इसमें बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रिक रहेगा जब भी आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करोगे। तो आपने कहीं साइड वाइज जो है वो आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके पास वीक लिगेंड्स। एक क्या होते हैं आपके पास वीक लिगेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं दिया था, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दिया था। ठीक है, लेकिन हम इसी का फायदा लेंगे। अभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही हम यहाँ पे फायदा ले जाएंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखो, अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब उस टाइम पे आई थी तो CFT नहीं थी। ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो दोनों थ्योरीज मौजूद हैं। ठीक है, BBT भी मौजूद है और CFT भी मौजूद है। ठीक है, हालांकि CFT तो इसके बाद आई थी, तो BBT के कुछ शॉर्ट कमिंग्स रहे थे, उनको जो था वो पूरा किया था किसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो है वो ओवरकम कर दिया था। अब आपको क्या करना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कुछ कॉन्सेप्ट लेके BBT को सॉल्व करना है। आपको तो देखो कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में BBT का, तो वहाँ पे वो आपको बोलेगा नहीं कि इसको BBT के बेसिस पे एक्सप्लेन करो या इसको CFT के बेसिस पे एक्सप्लेन करो। लेकिन अगर आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसको ईजी बनाने के लिए आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का। हालांकि ये दिया नहीं था BBT ने, ना आपको कहीं पर लिखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं लाइक कार्बोनाइल, ठीक है, नाइट्रोसाइल। ठीक है, ये आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। ठीक है, और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं जैसे आपके पास वाटर हो गया, ठीक है, जितने भी आपके पास हेलोजन हो गए, Cl नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, ये सारे आपके पास कैसे होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और ये वीक लिगेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्यों याद रखना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो पेयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कर देते हैं, और जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, और वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी जो है वो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो जहां भी बात आएगी स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की, तो वो बस ये ध्यान रखना, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, साइनाइड, है ना, और भी होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, ये तो मैंने 3-4 ही बताया जो अभी मैं आपको यूज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक लिस्ट मौजूद है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड्स की, वो CFT में बड़ी डिटेल में आएगी, लेकिन मैं इसका यूज़ करूँगा। आपको ये लिखना नहीं है कहीं पे भी BBT में, ठीक है, जब भी आप इसको करोगे। लेकिन आपको मैं यहाँ से ये हिंट देना चाहता हूँ कि पेयरिंग कहाँ होगी और पेयरिंग कहाँ नहीं होगी। ठीक है, ये अप्लाई करना है आपने। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। जब भी हम BBT को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि मैक्सिमम आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 4 और 6 में ही आपको मिलते हैं। ठीक है,
अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी किसने थी? लिनियस पॉलिंग ने दी थी, ठीक है। तो लिनियस पॉलिंग से ये पूछा कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बीबीटी का एक शॉर्ट कमिंग्स जो था वो आगे आएगा कि इसका क्या शॉर्ट कमिंग है। तो बीबीटी को देखो, बीबीटी डायरेक्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि अब आपको ये बोल नहीं पाते थे कि जी इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगी, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है, इसमें इसका मैग्नेटिक इसका जो है वो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसको कोई जो है वो साइड वाइज जो है वो किसी ना किसी जो है वो हेल्प की इसको जरूरत होती थी, इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तब ये स्ट्रक्चर जो है वो बता पाती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि या तो उसको मैग्नेटिक मूवमेंट का पता हो, किसका पता हो? मैग्नेटिक मूवमेंट का पता हो, या इसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता हो, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता हो। तो इस तरीके से या उसके मैग्नेटिक बिहेवियर ओवरऑल, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता हो। मैग्नेटिक बिहेवियर होता है कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे जो है वो उसके पास होनी चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता था, अदरवाइज नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। और थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। तो आप मैग्नेटिक बिहेवियर, एक लेक्चर था मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, अगर आपने उसके नोट्स बनाए होंगे मैग्नेटिक बिहेवियर के, तो वो भी आप रिवाइज कर लेना कि मैग्नेटिक बिहेवियर कितने टाइप्स का होता है, डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इसमें बेसिकली हम दो कैरेक्टर की बात करेंगे, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? जीरो होता है। और पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, ठीक है। चलो जी, अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक जो है जिसको बोलते हैं भूमिका थी, ठीक है, कि कैसे जो है हम बीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है जी? 6 रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने लिगेंड लगे होते हैं? 6 लिगेंड लगे होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा उनका? 6 होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जी 6 लिगेंड लगे होंगे, अगर बाइडेंटेड लिगेंड होते तो वो 3 लगे होते। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब होता है कि इसमें 6 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। 6 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं मतलब उसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड दे रहा है? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लिगेंड कितने देता है? 2। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को आप डायरेक्टली लिगेंड के साथ भी जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही करना ही करना है, ठीक है। चलो जी, अब ये बोलता है कि ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में जब बीबीटी आप पढ़ते हो तो ज्योमेट्री जो है वो आपके पास हो सकती है D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये इसको करने से पहले मैं आपको जो है वो एक टेबल ही बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला टेबल, ठीक है, कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 होता है, ठीक है, मैं वापस आ गया अभी जो है वो आपको थोड़ा सा टेबल से ही बता देता हूँ। ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा? sp होगी, तो उसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व क्या हो जाएंगे? एक s और दूसरा क्या हो जाएगा? px। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो वो कैसा स्ट्रक्चर आएगा? लीनियर। ये जो नीले वाला मैंने बनाया है ये मेटल है और ये रेड वाला है ये लिगेंड है, तो लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा कि एक मेटल और इधर लिगेंड, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है AgNH3 ट्वाइस। 2 अमोनिया के लिगेंड है और एक Ag है और ऊपर पॉजिटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 2 अमोनिया लगे हुए हैं। sp2 भी हो सकता है, कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। तो कोऑर्डिनेशन 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल है? sp2। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपकी केमिकल बॉन्डिंग में थी। तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा यहाँ पे? 120 डिग्री का। 120 डिग्री का होगा तो यहाँ पे सेंटर में मेटल होगी और 3 जो है वो मेरे पास क्या लगे होंगे? लिगेंड लगे होंगे 120 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे HgI3 ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट होगा, इसके साथ 3 लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, ये आपको याद नहीं करना है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन इसमें दिखी जाती है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है आपके पास? 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो थोड़ा सा 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तब आपको केयर बरतने की जरूरत है कि 4 और एक 6 पे, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपके सिलेबस में है। तो जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, sd3 भी हो सकती है, या हाइब्रिडाइजेशन आपकी dsp2 भी हो सकती है, या sp2d भी हो सकती है। देखो कितनी सारी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल्स हैं, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास जो है वो एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। नाम से ही पता चल रहा है एक s और 3 p। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो कॉम्प्लेक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं टेट्राहेड्रल में, अभी हम देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करेंगे। तो उसका एग्जांपल है कोबाल्ट Cl4
2 नेगेटिव, और इसका एग्जांपल है निकल Cl4 2 नेगेटिव। आपको कुछ ही याद नहीं रखने हैं ये एग्जांपल, अभी हम अप्लाई करके देखेंगे कि फिर जब आपको एग्जाम में कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा तो आपको उसकी क्या बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है, कितने एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं ये वाली लूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज़्यादातर आपको आएगी वो आएगी dsp2। देखो sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होता, लेकिन एक p कम कर दिया तो पिछले वाला d एक ऐड कर दिया तो क्या बन गया dsp2, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे कैसे 2p, और जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है dx² - y²। क्यों ये इन्वॉल्व होता है ये CFT में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि dx² - y² जो होता है वो प्लेन में होता है, ठीक है, x y के प्लेन में इसकी लोब्स लाई करती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी dsp2 की, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये निकल साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स होता है 2 नेगेटिव। या ये बोलते हैं ये डी बाहर वाला ना यूज़ करके, ये अंदर वाला ना यूज़ करके ये बाहर वाला डी भी यूज़ कर सकता है, तो वो क्या बन जाएगी sp2d बन जाएगी। तो उसमें एक s और 2p और एक आपके पास क्या यूज़ होगा d ऑर्बिटल बाहर वाला, तब भी वो dx² - y²। तो उनमें बॉन्ड एंगल कितना रहने वाला है 90 डिग्री रहने वाला है, ठीक है। कितना एंगल रहेगा एडजेसेंट लिगेंड्स के बीच में, कितना बॉन्ड एंगल होगा, ये लिगेंड ये मेटल ये लिगेंड 90 डिग्री, ये लिगेंड ये मेटल, ठीक है 90 डिग्री। ये वाला नहीं मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 180 डिग्री नहीं मैं ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री 90 डिग्री। तो एंगल कितने रहेंगे स्क्वायर प्लेन में 90 डिग्री रहेंगे एडजेसेंट लिगेंड्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, या तो dsp2 हो सकती है या sp2d भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, एक d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। एक होती है आपके पास ए स्पेशल कैटेगरी आती है, एक होती है sd3 कि p ना यूज करके वो s के साथ कौन से ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज कर जाएं, d इस ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज कर जाए dxy। तो कौन से d के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, जो आपकी इनकी लोब जो है वो एक्सिस के बिटवीन लाई करेगी, dxy dyz और dxz, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3 और sd3 की जगह। ये आपको मैंने बताया था KMnO4 नेगेटिव, K2Cr2O7 K2Cr4। तो इनमें जितने भी के हैं वो अपने हटा देने हैं, और जो ये रेजिड्यू आपके पास बचता है ये वाला जो आपके पास MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr4 2 नेगेटिव, तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होती है sd3 होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक बार जो है वो ओवरव्यू आपको याद रहे। अभी मैं अप्लाई करेंगे हम 1 बाय 1, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा पहले एक आइडिया सा हो जाए कि कैसे जो है वो आप इसको देखोगे, ठीक है। फिर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सिमिलरली आपके पास होती है sp3d होती है, या अंदर वाला d यूज होता है dsp3, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं जब dsp3 होती है तो कौन से ऑर्बिटल होते हैं इन्वॉल्व। अब जो आपके पास जब dsp3 होती है तो s ऑर्बिटल px py pz dx² - y², ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास जो है वो होती है dsp3 में। यहाँ ध्यान रखना जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है tbp। क्या स्ट्रक्चर होता है tbp। और जो sp3d होती है, मैंने यहाँ गलत बना दिया था, इसके सामने मैं स्क्वायर प्लेनर बना दिया, स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर है और ये ऊपर एक लिगेंड ऐसे लगा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। 4 एक प्लेन में आ गए, एक लिगेंड ऊपर है। एक होती है आपके पास sp3d, तो उसकी ये ज्योमेट्री आई स्क्वायर पिरामिडल। एक होती है dsp3, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री आई आपके पास ट्रायंगल बाई पिरामिडल। क्या आई इसकी ज्योमेट्री tbp, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री जो है वो आपके पास किसकी होगी dsp3 की होगी। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, ठीक है। तो 6 में जो है वो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी d2sp3, और आपके पास यहाँ पे होगी sp3d2, ठीक है। तो 2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 की बात करते हो। तो जो अंदर वाले जो d ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं dx² - y², और फिर होगा एक आपके पास dz², ठीक है। और सेम इसलिए इसमें जो आउटर डी होंगे वो भी क्या होंगे dx² - y² या dz²। ये सारे के सारे वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। आपको करवाऊंगा क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी में कि डी ऑर्बिटल्स के बारे में भी एक बार आपको नॉलेज दे दूंगा, बट फिलहाल आप ये ध्यान रखें क्योंकि देखो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो MSc का इंटरेस्ट होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है d2sp3 तो कौन सा d यूज होगा, कौन से डी यूज होंगे dx² - y² एंड dz², चाहे वो sp3d2 है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे 90 डिग्री के। ऑक्टाहेड्रल का तो आपको पता ही है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल में d2sp3 भी हो सकती है और sp3d2 भी हो सकती है, ठीक है। वो अंदर वाला d भी यूज हो सकता है और बाहर वाला d भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको जो है वो अभी डिटेल में आपको यही करवाने जा रहा हूँ। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब हम अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में,
तो आपको कैसे इसका जो है वो आंसर लिखना है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो ऑक्टाहेड्रल जब इसकी ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है कि कितना होगा, 6 होगा। तो वहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, या तो D2sp3 या आपके पास क्या हो सकती है sp3d2। ठीक है, तो आपके पास जो ऑर्बिटल होता है वो अंदर वाला d ऑर्बिटल भी यूज़ हो सकता है और आपके पास जो है वो बाहर वाला d ऑर्बिटल भी जो है वो यूज़ हो सकता है। तो अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ होता है तो वो होता है n-1d है ना, जिसको मैं जो है वो उसका बैलेंस शेल जो है वो उसको बोलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि इस तरीके से जो है वो आपके पास जो है वो ये बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, NS2 मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, NS, NP और ND। अब ये बोलता है कि जो NS ऑर्बिटल होता है, जैसे मान लो ये 4s है, तो अंदर वाला 3D यूज़ हो गया, तो वो आपके पास ये वाला n-1d तो वो 3D यूज़ हो जाएगा। अभी NS4s है, तो अगर बाहर वाला जो 4D यूज़ हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सके। इसी को जब बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ करेगा मेटल, तो वो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ होगा तो क्या बनेगा, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि इस केस में अगर मान लो आप यहाँ पे NS की बात कर रहे हो जो 4s है तो 3D यूज़ होगा, अगर 5s की बात करते हो तो 4D यूज़ होगा, 6s की बात कर रहे हो तो 5D यूज़ होगा। लेकिन इस केस में अगर आप 4s की बात कर रहे हो तो 4D यूज़ होगा, 5s की बात कर रहे हो तो 5D यूज़ होगा, 6s की बात कर रहे हो तो 6D यूज़ होगा। ठीक है, तो जो इनर D ऑर्बिटल इसमें यूज़ होगा, इसमें आउटर ऑर्बिटल यूज़ होगा, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, और जिसमें इनर D यूज़ होता है उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन ये तब बोलते हैं जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हो। अब आता है फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं इस केस में लूँगा, आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये बोलता है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बतानी है। अब आपको देख के पता चल रहा है कि इसमें साइनाइड 6 जुड़े हुए हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अब आपको BBT का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालोगे, x माना साइनाइड की होती है -1 इंटू 6 कितना आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -6 इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसके ऊपर 4 नेगेटिव, तो आपके पास बाहर क्या आ गया -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4 + 6, तो x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया x इज इक्वल टू +2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +2, तो न्यूट्रल आयरन कितना होता है 26, आर्गन 3d6 4s2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। हेंस मैंने यहाँ पे आयरन की लिखी पूरी, फिर Fe2 पॉजिटिव की आएगी, आर्गन 3d6 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए। तो 3d6 जो बनेगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ये आए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4s खाली हो गया, 4p भी एम्प्टी है मेरे पास। अब ये बोलता है कि ये BBT जो होती है वो आपके पास जो है वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं आएगी, डायरेक्ट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं बताती, क्योंकि इसको क्या चाहिए था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लाइक मैग्नेटिक मूवमेंट का पता हो, मैग्नेटिक नेचर का पता हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता हो। ठीक है, तो लिनियस पॉलिंग ने क्या किया कि पहले कॉम्प्लेक्स का क्या स्टडी कर लिया, मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी किया, फिर बताया कि आपके पास जो है वो ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो अब आप ऐसे कैसे याद रखोगे कि ठीक है, अब पॉलिंग ने तो एक्सपेरिमेंटली कर लिया, लेकिन आप नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाऊँ या ना करवाऊँ आप। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट ये दिया था कि आपने देखना कि ये लिगेंड साइनाइड क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी कि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपके पास देखो यहाँ पे 3d6 है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पेयरिंग हो सकती है इस केस में। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है वो हम अपने शॉर्टकट के लिए करेंगे, लेकिन आपको बुक के हिसाब से चलना होगा, तो कैसे चलोगे। तो एक्सपेरिमेंटली द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, देखो ये लाइन लिखी होगी कि एक्सपेरिमेंटली ये जो कॉम्प्लेक्स होता है कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, लेकिन आप ये नहीं याद रख पाओगे। तो मैंने आपको शॉर्टकट ये दे दिया कि ये 100% क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये BBT का पोस्टुलेट नहीं था, ये CFT का था, बट यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे अपने नॉलेज के लिए। तो जैसे इसकी पेयरिंग कर दूंगा मैं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे, ये 2 एम्प्टी हो गए, D के ऑर्बिटल 3D के हैं, ये याद रखना। तो 4s तो वैसे ही एम्प्टी है और 4p पूरा एम्प्टी है, 4D भी एम्प्टी है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना है, 6 है। तो मेटल जो है वो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड करेगा फॉर द इनकमिंग लिगेंड। क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यही तो BBT का एक पोस्टुलेट था कि कितने ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा लिगेंड को, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है। तो 6 है, तो 6 के 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यही ऑर्बिटल जो है वो आपके पास क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, जो रेड में मैंने बनाए हुए हैं। तो ये अंदर वाला D यूज़ हुआ, देखो 3D का ये यूज़ हो, तो यह है DS
DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई ये? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो DsP3 इसमें इनर ऑर्बिटल का यूज होगा, इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल, जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो साइनाइड जो जितने भी 6 साइनाइड होंगे वो इन एम्प्टी डी ऑर्बिटल में क्या कर देंगे? इन एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रॉस का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का है, तो एक साइनाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस साइनाइड ने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बनेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? इसमें 0 आए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसमें कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा आएगा? ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो गया ये? डायमैग्नेटिक, क्योंकि देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 0। तो आपके पास ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। कैसा बना? इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब अंदर वाला डी यूज हुआ। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस को ऑक्टाहेड्रल के केस में, ध्यान रखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब बोलते हैं, अदरवाइज किसी केस में नहीं ऐसा बोलते। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब हो गया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे बने? लो स्पिन बने। तो आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, मैच द फॉलोइंग कॉलम में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल हमेशा कैसे होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बताओगे ज्योमेट्री कैसे होती है, बशर्ते आपको ये पता हो कि ये कॉम्प्लेक्स क्या था? डायमैग्नेटिक था। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो लिनियस पॉलिंग ने इसको यूज़ किया था कि इस कॉम्प्लेक्स को लिया, FeCN6 को लिया, पहले इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर किया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 आया और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा आया? डायमैग्नेटिक आया। तो वहाँ से उसको ये पता चल गया कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आपके पास क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड हो गया। ठीक है, वो मैंने आपको शॉर्टकट ऐसे बता दिया कि साइनाइड क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा? इनकी पेयरिंग कर देगा। तो ये आपके पास 2, 4 और 2, 6 इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मैं आयरन का सेम कॉम्प्लेक्स लूंगा, FeH2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगी? वाटर न्यूट्रल होता है, x+0 = +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की आएगी +3। तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो न्यूट्रल की। 26 होता है आर्गोन, 3d6 4s2। अब तो याद हो जाना चाहिए Fe3 पॉजिटिव की क्या आ जाएगी? 3d5 आ जाएगी। पहले 4s से जाएंगे फिर 3d से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या आ गया? +3 जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में आयरन +3 में है, तो आपके पास जो है वो 2 3 1 2 3 4 6 और 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे ही Fe3 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो आपके पास ये 4s बचा और ये 4p बचा। अब ये बोलता है कि वाटर, आपको मैंने शॉर्टकट पता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज होते हो कि पेयरिंग करानी है कि नहीं करानी। तो वाटर क्या है? वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ पेयरिंग नहीं करनी है, तो जितने भी मैं ऑर्बिटल यूज़ करूँगा वो बार वाला यूज़ करूँगा। और लिनियस पॉलिंग क्या बोलता था? ये बोलता था कि दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली। उसने पहले इसका क्या मेजर किया? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि जब ये पेयरिंग नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा एक्सपेरिमेंटली। आपको पेपर में ऐसा लिखना है, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली। ये कैसे पता चलेगा? जब इसकी पेयरिंग नहीं होगी। वो कैसे पता चला? क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ आप ये नहीं लिख सकते कि वाटर इज ए वीक फील्ड। ठीक है, तो जी ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। ये तो फिर CFT का पॉस्टुलेट हो गया, पढ़ लगा PBT रहे हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक तरीके से जो है वो ओवरकम करना है कि कैसे जो है वो आप इसको में लिखोगे। ठीक है, तो इसमें वाटर मैंने आपको शॉर्टकट, पेयरिंग नहीं होगी तो पैरामैग्नेटिक है, तो आप बोल सकते हो जी ये तो एक्सपेरिमेंटली कैसा था? पैरामैग्नेटिक था, तो हम इसकी भी पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, नहीं कराओगे पेयरिंग तो क्या होगा कि जो 4s था और 4p था और 4d ये ऑर्बिटल अब यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे 4s के 1 3 इसके 4 और 2 ये d से लेगा, तो टोटल कितने हो गए? 6 ऑर्बिटल। तो 6 ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हैं। ये 6 ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे? ये हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। तो आपके पास ये sp3d2 6 ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज कर गए। तो यहाँ पे वाटर ने क्या किया? फिर इन 6 ऑर्बिटल में क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किया। तो इस तरीके से क्रॉस क्रॉस मैंने लगाए हैं। तो sp3d2 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो है वो आउटर ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरीके से बनेगा। सो इन दिस केस आउटर d ऑर्बिटल आर यूज्ड, सो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है हाई स्पिन। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको वो काउंट करने के लिए बोल सकता है जी 5 है। वो बोलेगा आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो, फार्मूला यही रहेगा n × n + 2। 5 वैल्यू पुट करो, 5 + 2 5 × 7 35। आंसर कितना आ जाएगा? 5.9 BM यूनिट होते हैं इसके। ये ट्रांजिशन मेटल्स में भी आपको मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ से आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हो। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैं कोबाल्ट के एग्जांपल लूँगा अगले 2 ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। लेकिन आपने बुक से करने हैं, बट थ्योरी कैसे लिखनी है ये भी आप इसमें समझ रहे हो। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाओ आप, कोबाल्ट NH3 6, तो यहीं से पता चल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल रहने वाली है ज्योमेट्री। CO स्थाई होता है इसका एटॉमिक नंबर 3d7 4s2। तो न्यूट्रल की लिख लो पहले कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन, हंट्स रूल सारे लगा दो कि सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, डी में 3d7 है, फिर पेयरिंग होगी डाउनवर्ड एरो, 4s को दे दो, फिर 4s2, 4p खाली है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखो जनरली अमोनिया मैंने आपको बताया नहीं कि अमोनिया कैसा लिगेंड होता है। अमोनिया जो है वो बॉर्डर लाइन होता है, ना तो ये स्ट्रांग होता है ना तो ये वीक होता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर मान लो आपको इस तरीके का मेटल मिलता है, जैसे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको मेटल मिलता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 में है, तो ये जनरली जो है वो आपके पास क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, खासकर इन कॉम्प्लेक्स में, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर 3 पॉजिटिव, इन 2 केसेस में, ठीक है, जहाँ पे आपको मेटल, ये वाली मेटल, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कॉपर 3 पॉजिटिव, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और अमोनिया हो, तो वो पेयरिंग मैक्सिमम टाइम कर देगा। अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो पेयरिंग जो है वो नहीं करता अमोनिया, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन से ना तो ये स्ट्रांग है ना तो ये वीक है, ठीक है। बट जनरली इसको 60% जो है वो वीक लिगेंड ही बोलते हैं। अब मेरा को केस है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का, ठीक है। तो आपको यहीं से याद रखना है कि अमोनिया ने तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो जैसे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आपने बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने S के रिमूव किया और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से रिमूव किया, तो बेसिकली ये 3d6 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इजीली क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो आप बोल दोगे जी आपको तो पता लग गया कि जैसे आप पेयरिंग करोगे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 इधर आ जाएंगे, तो एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटली इट्स डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, ठीक है, ऐसा बोलना है। लेकिन शॉर्टकट आपको वही लगाना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का। एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक, जी मैंने पेयरिंग कर दी, ये 2 ऑर्बिटल बचे, 2 ये हो गए, 3 4 5 6, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। तो जैसे D2sp3 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो आपके पास ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और इनर D का यूज हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो ये रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक इसका नेचर होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट कर गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना है, ये लिखना नहीं है आपने, ठीक है। ये अपने नॉलेज के लिए आपको कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो एक्ट कर रहा है। आपने तो बोला कि एक्सपेरिमेंटली डायमैग्नेटिक है, पहले देख लेना पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आपने याद रखना है, बचना इस बात से लिखने से कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। अब सेम मैंने कोबाल्ट लिया, फ्लोरीन के साथ ले लिया। फ्लोराइन जितने भी हेलोजन होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं। स्थाई एटॉमिक नंबर है, स्थाई इधर है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का, तो 3d6 है। मैं डायरेक्ट 3d6 पे आ रहा हूँ कि 3d6 कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले न्यूट्रल कोबाल्ट की लिखी है, फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की लिखी है। तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बड़ा केस लिया, ये सारी आपको बता दिया है पिछले एग्जाम्पल में। 4s 4p 4d, तो आपको पता है कि फ्लोराइड है तो ये तो वीक फील्ड है, ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो मैं यहीं पे इसको छोड़ दूंगा, 3d को नहीं मैं टच करूंगा। तो आपको पता है कि 6 लिगेंड तो 6 एम्प्टी चाहिए। अब पेयरिंग नहीं होगी तो फिर मैं इनको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बोलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि हाइब्रिडाइजेशन होगी वेकेंट ऑर्बिटल्स की। और जब आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे तो वहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती थी कि भाई जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होते तो वहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो फील्ड ऑर्बिटल में भी हो सकती है, ऐसे ऑर्बिटल में जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो 4s 4p और 2d यूज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा sp3d2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर जाएगी। और डेफिनेट सी बात है ये वीक है, तो मैं ये बोलूँगा अब कि एक्सपेरिमेंटली ये कॉम्प्लेक्स कैसा था जी, पैरामैग्नेटिक था। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये बात बड़ी हाईलाइट करके लिखूंगा, एक्सपेरिमेंटली लिनियस पॉलिंग हैज फाउंड दैट दिस कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, सो नो पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, सो जी मेटल हाइब्रिडाइज करेगा sp3d2, बार वाला d यूज हुआ टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बाय यूजिंग द 4d ऑर्बिटल, sp3d2 हुई तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, हाई स्पिन बना जी, ऑक्टाहेड्रल बना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ये मैंने अगले पेज पे भी आपको जो है वो बताया हुआ है। तो ये 4s और ये 4p और ये 4d जी ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा, ये वाला हाइब्रिडाइज कर जाएगा। तो आपके पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई sp3d2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं आपके पास, इस केस में 4 होते हैं। तो आपके पास जो है n × n+2 4 × 4+2, तो आपके पास जो है वो √24, तो 4.8 जो है वो आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिक भी जो है वो आपको याद रखनी है कि जैसे मान लो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मान लो जैसे आपके पास 4 आते हैं तो आपने क्या कर देना आंसर 4.8
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5.8 5.9 कर दो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2.9, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3.9, है ना, फास्ट कर सकते हो ऐसे। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया, ठीक है जी। एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस केस को मैं ले लूँ कि यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है, बोलता है कि जी अमोनिया है, मेटल पे +3 चार्ज है, अब क्या करें, ये भी देख लेते हैं। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D, मैंने गलत लिखी है यहाँ पे, ये होती है 3D5 और ये होती है 4s1, ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जैसे ही आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव बना तो एक S से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे, तो आपके पास ये बन गया 3D3, ठीक है। तो आपके पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आ गई जी 3D3 3। अब आप एक बात मेरे को बताओ, 3D3 तो हो गई, तो अब इसका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 6 होगा, 6, कितने हैं इस केस में, लिगेंड 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, तो 6 ही इसका चला हुआ है लिगेंड का। अब ये बोलते हैं कि जी 6 जी या तो sp3d2 होगी या d2 sp3 होगी। तो जब 3d3 आया तो 2 तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही खाली हैं, तो यहाँ मेरे को पेयरिंग जबरदस्ती कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो मैंने आपको केस बताया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है, या कॉपर 3 पॉजिटिव का केस बताया, ठीक है। कॉपर 3 पॉजिटिव ऐसे ही नहीं होता, कोबाल्ट या आपके पास मैक्सिमम वो कोबाल्ट के केस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे को पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड ऑटोमेटिकली ये खाली पड़े हुए हैं, तो मैं पहले इन्हीं का यूज़ करूँगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास इनर ऑर्बिटल, ठीक है, बना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। और इसमें जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 3, तो 3.3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आगे मेरे पास, 3 आगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में भी गलती की है, यहाँ पे होगा 3 × 3 + 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 3 × 5, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा √16, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 3.8 या 9 के करीब आ जाएगा, 15 आया ना ये, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 थे, तो 3 × 3 + 2 पुट करोगे, 5 × 3 15, ठीक है। मैंने 2 के हिसाब से कर दी थी, ये रॉन्ग हो गया, तो √15, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन से तो 3.8 कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें नो पेयरिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें पेयरिंग नहीं हुई तो इसमें मैं बचूंगा बोलने कि इसमें लो स्पिन बना कि हाई स्पिन बना, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि जी इसमें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो क्या बनना चाहिए था, लो स्पिन बनना चाहिए, लेकिन मैं इसमें बचूंगा, इसमें नहीं, मैं बोलूँगा कि ये यहाँ पे आपके पास कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये हाई स्पिन नहीं बनता है, ठीक है, जनरली, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने आपको कंप्लीट किया। आप अपनी बुक से, ठीक है, आपकी बुक में ये एग्जांपल दिए हुए हैं, क्रोमियम NH3 6 पॉजिटिव, ये आप अप्लाई करें, इनको पढ़ें, बुक से पढ़ें, आप इनको पहले बुक से पढ़ना है आपने, ठीक है, लेक्चर के बाद। जैसे कोबाल्ट F6 का नेगेटिव का एग्जांपल दिया है, फिर आप ये थ्योरी पढ़ें, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या बोलते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब N-1D यूज होता है लो स्पिन बोलते हैं। पहले आप लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर देखें, फिर आप इसको थ्योरी पढ़ें, फिर इसको अपने जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है, लेड पेंसिल लेके कि आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, अपना डायग्राम देखनी है, ये कैसे आप जो है उस डायग्राम को आंसर फाइनल आंसर शीट में बनाओगे। ये पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है मैंने और कैसे आंसर लिखना है। आपने सिर्फ ये टॉप पे एग्जांपल देखना है, फिर आप जो है वो उसका जो है वो सोल्यूशन देखो कि नेट रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको जो है वो करने हैं, ये पढ़ने हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको वो यूज़ नहीं करना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बोलता है कि CFT में जी आगे एक्सप्लेन किया हुआ था इसको, ठीक है। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो है वो किस तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब भी बात की जाएगी तो आपके पास जो है वो 2 तरीके की ज्योमेट्री हो सकती है, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होगी जब आपके पास sp3 होगी, sd3 होगी, और स्क्वायर प्लेनर होगी जब आपके पास dsp2 या sp2d होगी। तो पहला कॉम्प्लेक्स है निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव, तो देख के पता चल रहा है कि साइनाइड 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो नाउ एज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है, सो मेटल विल प्रोवाइड 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 और dsp2 हो सकती है, ठीक है। एंड वट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो आपको पता है कि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, इसका मैग्नेटिक नेचर, तो ये बोल दिया कि ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको, आप ये माइंड में रखना कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। आपके माइंड में आपको पता है कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो मैं पेयरिंग कराऊंगा जो मर्जी हो जाए। निकल 28 आर्गन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें जी पहले निकल की, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x-4 साइनाइड -4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्या आ जाएगी, x-4 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 4, तो x कितना आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की कितनी आ गई +2, तो +2 हो जाएगी, तो 3d8
3D8 को आप ऐसे बना दीजिए हंड्स रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 3D8, 4s खाली 4p खाली। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे अनपेयर्ड है, ये तो पेयर्ड हो गया सेट, ये अनपेयर्ड है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करा दो। क्यों? क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे साइनाइड से आपने इसको इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया, एक डी खाली हो गया। जैसे एक डी खाली हो तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि मेटल 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा खाली हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। क्यों पेयर अप कराया? क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि हमें एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चला, डायमैग्नेटिक है जी। अब आपने तो फटाफट क्या करना है कि साइनाइड देखा, आपको तो पेयरिंग करा के देखना कि कहीं पेयर हो गए, सारे पेयर हो गए तो आप भी बोल देना कि जी एक्सपेरिमेंटली इट्स डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो DsP2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऐसे ही हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। फिर इसके साथ जैसे ये निकल के ऑर्बिटल जो है वो 4 ऑर्बिटल यूज हुए, तो ये हाइब्रिडाइज हो गए, ये इक्वल एनर्जी के हो गए, इक्वल शेप के हो गए। तो फिर लिगेंड आएगा ऐसे, फिर लिगेंड इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड जुड़ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, डायमैग्नेटिक होता है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है इसका, 0 होता है। तो NiCN42 नेगेटिव इंपॉर्टेंट है जी, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, और स्क्वायर प्लेनर में dx माइनस बाई स्क्वायर यूज होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 रहता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर का होता है। ठीक है, निकल का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जब लिगेंड मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखा, लेकिन मैंने वीक फील्ड लिया Cl4 2 नेगेटिव। जैसे मैं वीक फील्ड ले रहा हूँ, हेलोजन ले रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैंने पेयरिंग नहीं करवानी है। तो निकल +2 है, फास्ट आता हूँ मैं, निकल 3D8 ही बचेगा जब +2 में है, तो 3D8 आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाऊंगा। तो जब मैं पेयर नहीं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि आपको सेल क्लोरीन दिख रहा है, इधर क्लोराइड दिख रहा है, तो मैं पेयर नहीं कराऊंगा, तो मैं बोल दूंगा जी एक्सपेरिमेंटली इट इज क्या लिखूँ, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? ये लिखूंगा पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं कि मैंने ये पेयर नहीं करवाना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट इज ए पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाऊंगा। देखो ये सारी कहानी यही लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो यही तो लिखनी होती है आपको। sp3 मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन करा दी, तो ये 4 इक्विवेलेंट एनर्जी के जो है वो बन गए। तो ये 4 इक्विवेलेंट एनर्जी के जी टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। जब sp3 हो जाएगी, लिगेंड आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड जो होगा वो इन ऑर्बिटल्स में जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। 4 लिगेंड आएंगे क्लोरीन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये आपके पास sp3 टेट्राहेड्रल हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आ जाएगा 2.8। आप पुट करके देख लेना, n×n+2 Bm। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताओगे। तो ये निकल क्लोराइड वाला जो कॉम्प्लेक्स था, ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। इससे पहले बड़ा निकल क्या था वो आपको मालूम है। एक और निकल का कॉम्प्लेक्स होता है टेट्राकार्बोनिल निकल, ये कार्बोनाइल है ना, ये कोबाल्ट नहीं है। ठीक है, तो कार्बोनाइल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो आपको फिर भी तो निकालनी है 0। 0 की तो ऐसा बड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो वहाँ का वहीं रहेगा। तो 3D8 4s0। अब क्या करें जी, कैसे 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करें? तो कोई बात नहीं, कार्बोनाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो चाहे वो s का इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो d का इलेक्ट्रॉन हो, ये s के इलेक्ट्रॉन को भी 3D में भेज देता है, इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो आपने पेयर करा के देखने की, भेज के देखने की। वही बात आ गई कि पहले मान लो आपके पास एक कमरा है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हैं, वहाँ पे 2 की जगह जो है वो खाली है, अभी 12 का सिटिंग कैपेसिटी है, 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एग्जाम देने के लिए कोई 2 स्टूडेंट आ गए, तो मैं 2 स्टूडेंट को कमरे में नहीं बिठाऊंगा, मैं उन 2 को 10 के साथ ही एडजस्ट कर दूंगा कि 12 हो गए। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है कि अगर 2 की वैकेंसी बची हो तो इन 2 को वो पेयर करा देगा। जैसे पेयर कराएगा 3D10 हो जाएगा, 4s खाली हो गया। तो जैसे ही s खाली हो गया, तो अब d को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो कौन से यूज़ होंगे, sp3 यूज़ होंगे। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो sp3 हो सकती थी या dsp2 हो सकती, जब d है ही नहीं तो मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो कार्बोनाइल इन एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, और कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरीके से इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 0 हैं, 100% डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने 3 निकल के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में बड़ी बार पूछे गए हैं। देखो निकल साइनाइड 6 2 नेगेटिव है ना, ये आपने याद ही कर लेने हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, DsP2 स्क्वायर पिरामिड, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहीं से पता चल जाएगा। अब सॉल्व भी करना होगा पेपर में, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग कर देगा। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक 0। निकल कार्बो टेट्राकार्बन, इसमें भी वो पेयरिंग कर देगा, लेकिन इसमें ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन भी d में चले गए, वो जो d यहाँ यूज़ हो रहा था फर्स्ट केस में। तो वो क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायमैग्नेटिक 0। तो
निकल साइनाइड होगा, निकल कार्बोनिल, दोनों डायमैग्नेटिक हैं, बस हाइब्रिडाइजेशन में फ़र्क होगा। और निकल क्लोराइड वाला तो आपको मैंने बता दिया, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें टेट्राइडल होगा, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट आएगा एन की वैल्यू 2 और मैग्नेटिक मूवमेंट 2.8। तो ये बड़ी बार एग्जाम में पूछे, तीनों एग्जाम्पल निकल के इकट्ठे भी पूछे गए, ठीक है। तो ये जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को इस तरीके से अप्लाई करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, वो है कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव। ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है क्योंकि बच्चा इसमें धोखा खा जाता है, उसको समझ नहीं पाता कि कैसे करना है। 29 इसका अटॉमिक नंबर होता है, आर्गन 3D10 4s1 इसकी कॉन्फिगरेशन होती है। जब कॉपर 2 पॉजिटिव वो बनाता है तो वो आर्गन 3D9 आ जाएगा, बाकी सारे 0 0 होंगे। 3D9 को मैंने बना दिया, बाकी सारे खाली हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, तो ज्योमेट्री में भी टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। तो फर्स्ट लुक में मेरे को देखने में लगता है कि sp3 होगी या dsp2 होगी। तो अब ये डी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, तो फर्स्ट लुक में तो ये लगता है कि इसमें sp3 होगी और इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंटली ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो खासकर इस कॉम्प्लेक्स में आप याद रखें कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज मोस्ट फेवर्ड होती है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब आपको इस एक्सेप्शन में क्या याद रखना है कि एक्सेल स्टडीज ये बोलती थी कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, तो भाई प्रूव करो अब स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा। तो टू एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर देयर आर 2 थ्योरीज दी गई, ठीक है। पहली थ्योरी के बारे में बात करता हूँ। पहली थ्योरी ने ये बोला कि अब स्क्वायर प्लेनर प्रूव करना तो या तो dsp2 होगा या sp2d होगा। तो फर्स्ट थ्योरी ये बोलती है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन था इसमें, इसको जंप करवा देते हैं हम d में। किसमें जंप करवाते हैं, d में। तो ऑड इलेक्ट्रॉन 3D9 इज प्रमोटेड टू 4p ऑर्बिटल, सॉरी 4d में नहीं 4p में मैं इसको जंप करवाता हूँ, इस एक इलेक्ट्रॉन को लास्ट वाले p में। तो ये d खाली हो जाएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसको मैंने जंप करवा दिया, तो ये d और ये एक s और ये 2p क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज, dsp2। तो देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन ये बड़ी जल्दी में उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिनियस पॉलिंग ने। लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये लगा, ये इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये लगा, पहला ऑब्जेक्शन कि बोलते हैं कि ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया, हायर एनर्जी 4p में चला गया। अगर ये 4p में चला जाता है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से बाहर भी जा सकता है। इट मीन्स इट दिस कॉम्प्लेक्स इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज हो गया तो ये स्टेबल नहीं है कॉम्प्लेक्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो कॉपर पहले किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, कॉपर 2 पॉजिटिव में। एक और इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद किस में आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। सो इट मीन्स कि कॉपर +3 जो है वो आपके पास जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बट कॉपर 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था इसका कि जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करा दो p में, तो ये पॉसिबल दिखता नहीं लग रहा था। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी आप प्रमोशन कराओगे 3D इलेक्ट्रॉन को 4p में, तो एनर्जी कहाँ से लाओगे, ठीक है, फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई बीबीटी, ठीक है। फिर सेकंड थ्योरी जो थी वो दी थी, बाद में दी थी ये, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट हैज़ बीन सुजेस्टेड दैट कि इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ का यहीं रहता है, कोई जंपिंग जुम्पिंग नहीं होती, ठीक है। ये D9 है, ये D9 एज इट इज़ ही रहता है। तो वो बोलते हैं कि जो ऑर्बिटल यूज़ होता है, यहाँ पे एक s और यहाँ पे 2p और एक 4d का यूज़ हो जाता है बाहर वाला, तो sp2d हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, 2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो d कौन सा यूज़ हुआ, बाहर वाला d यूज़ हुआ। तो कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2d। sp2d किस में होती है, कॉपर वाले के केस में होती है, कॉपर अमोनिया 4 2 पॉजिटिव। ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बड़ी बार ये एग्जाम में पूछ जाती है। ऑक्टाहेड्रल वाला मैंने आपको बता ही दिया। तो जल्दी से अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे आता हूँ। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर आपको एग्जाम्पल है FeCO5, तो उसमें 5 दिख रहा है, 5 लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी क्योंकि कार्बोनाइल है। तो कार्बोनाइल आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग करा सकता है। तो जैसे आप लिखोगे 3d6 4s2, तो 3d6 4s2, तो जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखे और 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखे, तो ये इनकी पेयरिंग कर देगा, क्योंकि टोटल 6 2 8 हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन को 4 ऑर्बिटल में फिट कर देगा, भर देगा सबको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। एक होती है sp3d और एक होती है dsp3, ठीक है। तो अब एक d अंदर वाला बच गया, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, dsp3 हो जाएगी। अगर अंदर वाले dsp3 होती है, तो जैसे मैंने टेबल से आपको बताया था कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो है उसकी ज्योमेट्री होगी और डायमैग्नेटिक होगी। अगर sp3d होती तो फिर वो आपके पास कैसा बन जाता, स्क्वायर पिरामिडल बन जाता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी डायमैग्नेटिक होती है, ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। जल्दी से इसकी लिमिटेशन पे आते हैं कि इस थ्योरी के शॉर्ट कमिंग्स क्या थे, ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई नेचर ऑफ लिगेंड्स के बारे में, कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक होता है, इसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की, ठीक है।
दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई मेटल्स जो हैं वो यूज़ करती हैं सम टाइम इनर ऑर्बिटल और सम टाइम आउटर ऑर्बिटल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं कई बार बोल रहा हूँ कि अंदर वाला डी यूज़ होगा, कई बार मैं बोल रहा हूँ बाहर वाला डी यूज़ होगा। ये कोई अपनी मर्जी थोड़ी ना कि आप बाहर वाला कर दो, आप अंदर वाला कर दो, तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जब पूछा गया कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होते हैं तो बताओ क्यों कलर्ड होते हैं, तो इसके बारे में भी ये चुप रही, नहीं बता पाई। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी ये नहीं बता पाई। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई क्यों किसी केस में हम बोल देते हैं कि पेयरिंग हो रही है, किसी केस में है ना पेयरिंग नहीं होती। सिमिलरली इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, इसने कुछ नहीं बताया। ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड इन सम कॉम्प्लेक्स। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जैसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट का कैलकुलेट कर रहे थे म्यू की वैल्यू, जैसे मान लो 2.8 है, तो कई केसेस में 2.99 आ रही है, कई केसेस में जो थोड़ी ज़्यादा स्लाइटली ज़्यादा आ रही, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एंड NH3 2 पॉजिटिव, मैंने आपको बता ही दिया पिछले से पिछला केस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होती है ये भी रिएक्शन शो करते हैं, तो उसके मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं की। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, कि मान लो कुछ कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा इनर्ट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस बड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेवाइल होते हैं, तो ये इसके बारे में जो है वो इसने कोई टॉक नहीं की। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद यही आ जाता है कि बीबीटी की लिमिटेशन बताओ 3 नंबर का, तो आपको 6-7 लिमिटेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी बुक में पहले तो इसको अप्लाई करना है, ये लिमिटेशन वगैरह सारी पढ़ना है, ये टेबल भी दिया हुआ है, इस टेबल को भी अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपको सॉल्व ये एग्जांपल भी दिए हुए हैं 3, है ना, कि वाई CONH3 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक वाइल ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो उसको पढ़ें, देखें कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें, इसमें किस में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसमें हायर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। कंसीडर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस दी हुए हैं, बताओ विच इज़ दिस टेट्राहेड्रल, विच ऑफ दिस इज और पैरामैग्नेटिक है, तो तीनों में से आपको बताने हैं, तो वो आपको मैंने बता ही दिया कंपैरिजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको ये करनी है थ्योरी। ठीक है, इसको पढ़ें, इसको अप्लाई करें, विद दिस बीबीटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूरा ओवर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।